अभी अदर कंडीशंस पढ़ रहे थे ना, हाँ इसीलिए अदर कंडीशंस में फर्स्ट पॉइंट तो देख लिया, सेम यूनिट्स होंगे। सेकेंड पॉइंट, द यूनिट holders holding not less than 10% of the total outstanding units of the InvIT, either individually or collectively, right? The unit holders जो होल्ड कर रहे हैं not less than 10% of the total outstanding units be entitled to nominate one director of the board of directors of the investment manager in such manner as may be specified by SEBI. However, director so nominated shall recuse from voting on any transactions where such nominee director or associate who nominated such nominee director or associate of such unit holder is a party. क्या पहले तो बात ये है कि 10% मिला के आप वोटिंग कर सकते हो और एक डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो, राइट? हाउएवर ये जो डायरेक्टर अपॉइंटेड है वो वोट नहीं करेगा कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन में जहाँ पर ट्रांजैक्शन उस नॉमिनी डायरेक्टर जो है सीट ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ द नॉमिनेटेड, जहाँ पे यूनिट होल्डर पार्टी टू द ट्रांजैक्शन, जहाँ पे द ट्रांजैक्शन इज बिटवीन द यूनिट होल्डर हु अपॉइंटेड द नॉमिनी डायरेक्टर, राइट? फिर तुम्हारा अगला अदर कंडीशन में दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है? स्टीवर्डशिप कोड क्या था? टू डिस्चार्ज द रिस्पांसिबिलिटी ऑन बिहाफ ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेंगे और शुड फॉर्मुलेट अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी कि भाई बेसिक स्टीवर्डशिप कोड इज नथिंग बट ट्राइंग टू ये रिस्पॉन्सिबली अपना काम करे ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, ठीक है? फिर दे शुड हैव अ पॉलिसी टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, पीरियोडिकली मॉनिटर द इनविट एंड शुड हैव अ पॉलिसी ऑन इंटरवेंशन इन इनविट एंड इट्स होल्ड को। फिर दे शुड हैव अ पॉलिसी ऑन वोटिंग, ठीक है? ये तो फालतू से थे पॉइंट्स। The applicant has clearly described at the time of registration details pertaining to proposed activities of the InvIT. जब हाँ रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे बता दिया कि क्या काम, फिट एंड प्रॉपर होना चाहिए पर्सन बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया, वेदर एनी प्रीवियस एप्लीकेशन और ग्रांट ऑफ एप्लीकेशन कोई रिजेक्ट हुई थी क्या, और कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया हुआ है आपके खिलाफ बाय द सेबी और एनी ऑफ इट्स योर डायरेक्टर्स एक्सेट्रा, राइट? दिस इज एवरीथिंग विच यू विल टेल बिफोर गेटिंग रजिस्टर्ड, राइट है? यहाँ तक सब सही है? बताओ कोई डाउट है कहीं पर? आगे देखें अभी अगला टॉपिक तुम्हारा ऑफर एंड लिस्टिंग ऑफ यूनिट्स। बढ़िया। अब नो इनिशियल ऑफर ऑफ यूनिट्स बाय एन इनविट शैल बी मेड अनलेस, नो इनिशियल ऑफर IPO है ना, शैल बी मेड अनलेस द इनविट इज रजिस्टर्ड विद सेबी। अगला, इनविट एसेट इज नॉट लेस देन 500 करोड़, such value shall mean the value of the specific portion of the holding of InvIT in the underlying assets or holdco or SPV, ठीक है? आपका टोटल वैल्यू कम से कम 500 करोड़ होगा विच विल इंक्लूड बेसिक एसेट्स, बाकी आपकी होल्डिंग्स टोटल मिलाकर 500 करोड़, और ऑफर साइज जो आप कर रहे हो वो कम से कम 250 करोड़ का होगा। However, the requirement of ownership of assets and offer size may be complied at any point of time before allotment of units in accordance with the offer document or placement memorandum to a binding agreement with the relevant parties, that such requirement shall be fulfilled prior to the allotment of units and a declaration to SEBI and to the designated stock exchange to that effect। मतलब समझ में आया कि ये जो 500 करोड़ और 250 करोड़ वाले जो वो थे प्रोविजंस थे, ये प्रोविजंस आपको फॉलो कर रहे हैं, पर ये प्रोविजंस आपके प्लेसमेंट मेमोरेंडम जाने के बाद भी हो सकते हैं। दिस इज टू बी डन बिफोर अलॉटमेंट, ठीक है? उसके बाद द मिनिमम ऑफर एंड allotment to public through an offer document or placement memorandum shall be at least 25% of the outstanding units। ये वो है 1600 0 से 1600 करोड़ तक का 25%। ये मिनिमम क्या है? वही है मिनिमम पब्लिक ऑफर। हाँ, मिनिमम पब्लिक ऑफर, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। हाँ, लिखते लिखते याद आया ना कि ऑफर गलत सा लग रहा है वही। फिर ऑफ वैल्यू 400 एटलीस्ट इफ इट इज 1600 से 4000 टोटल एटलीस्ट 10%, वही सेम डब्बा भी बना दिया है। डन यहाँ तक? अगला, इफ द इनविट रेजेस फंड्स बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, इनविट अगर प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू फंड रेज करते हैं, ऐसा कर सकते हैं वो लोग, ठीक है? प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं अभी,
तो उस हिसाब से पढ़ना। ये वाला नया टॉपिक है, ये पीछे नहीं था। रीट कभी भी प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो अगर डिफरेंस यहाँ पर ये एक और है, तो इट शैल डू इट थ्रू अ प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडम फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड बॉडी कॉर्पोरेट ओनली वेदर इंडियन और फॉरेन। प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो तो सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से लोगे या बॉडी कॉर्पोरेट से लोगे, इंडिविजुअल नहीं है, ठीक है। However, in case of foreign investors, such investment shall be subject to guidelines as may be specified by RBI and the government from time to time, ठीक है। ये भी with minimum investment from any investor of ₹1 crore। इंस्टीट्यूशन से ले रहे हो ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ज़्यादा तो उनको तो पैसे दे ही सकते हैं, तो कम से कम 1 करोड़ का मिनिमम उनका वो दिया हुआ है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एनी इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 crore। फिर apart the above, if such a privately placed privately के आगे एन क्यों लिखा है, एन प्राइवेटली कैसे हो सकता है, AEIOU वाला नहीं होता है क्या। If such a privately placed InvIT invests or proposes to invest not less than 80% of the value of InvIT assets in completed and revenue generating, the minimum investment from an investor shall be 25 crores। कुछ समझ आया इसका मतलब क्या? कि अगर कंप्लीटेड और रेवेन्यू जनरेटिंग होगा तो एक जना 25 करोड़ देगा, अगर अंडरगोइंग वाले में हुआ तो 1-1 करोड़ सारे दे सकते हैं। शाबाश। बाकी में 25 करोड़। हाँ, तो एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है कि अगर आप 80-20 रूल फॉलो करते हो तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ है, अगर आप 80-20 रूल फॉलो नहीं करते हो तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है। डन है यहाँ तक? लिख लो इसको अगर लिखना है तो। बढ़िया। फिर डी पॉइंट, फ्रॉम नॉट लेस देन 5 एंड नॉट मोर देन 1000 इन्वेस्टर्स। कम से कम से वो इन्वेस्टर्स कितने होंगे, है ना। तो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स 5 से 1000 है, और एक इन्वेस्टर शेल नॉट बी लेस देन 25% ऑफ द टोटल यूनिट कैपिटल। या पॉइंट बीइंग सिंगल इन्वेस्टर कैन नॉट होल्ड मोर देन 25%। हाँ, उल्टा सा लिखा है पर ध्यान से देख पड़ेगी ना, बहुत सारा नेगेटिव है। फ्रॉम नॉट लेस देन दिस मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन फ्रॉम एनी इन्वेस्टर अदर देन स्पॉन्सर related parties and its associates in initial offer shall not be less than 25% of the total unit capital। तो मतलब 25% तो मिनिमम है। होना तो नहीं चाहिए ऐसा। फ्रॉम नॉट लेस देन 5000 इन्वेस्टर्स मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन फ्रॉम एनी इन्वेस्टर। हमने कहीं पढ़ा था ना कि नहीं बच्चे, फर्स्ट लाइन पढ़ो ना। फ्रॉम नॉट लेस देन 5 एंड नॉट मोर देन 1000 मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन फ्रॉम एनी इन्वेस्टर, मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन नॉट लेस देन 25%। तो मैक्सिमम इतनी होएगी ना, मैक्सिमम वर्ड लिख दिया उन्होंने, भले नॉट लेस काट दो। मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन 25%। या पॉइंट इज कि जो मैक्सिमम दिया हुआ है ना वो तुम उसका मैक्सिमम कम नहीं कर सकते। मैक्सिमम 25% है। एक बंदा 25% तक के लिए अप्लाई कर सकता है। हाँ, उसके ऊपर नहीं, ठीक है। और आप उसके मैक्सिमम को कम नहीं कर सकते कि तू 25 नहीं, तूने रूल्स चेंज करके बोला कि एक बंदा सिर्फ 15% अप्लाई कर सकता है, तो वो भी नहीं चलेगा। पॉइंट समझ में आया? उसके बाद shall file a placement memorandum with SEBI along with fees as prescribed in the SEBI at least 5 days prior to the opening of the issue. However, such opening of the issue shall not be a date later than 3 months from the receipt of in principle approval। ये याद है, स्टॉक एक्सचेंज से पहले इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेते हो, फिर तुम लिस्टिंग करवाते हो, तो बोला कि वैसे यूजुअली 1-1 साल का टाइम मिलता है ना। याद है, हमने पढ़ा भी है इस चीज़ का कि आपने एक बार अप्रूवल ले लिया, फिर ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट देते हो, उसके बाद 1 साल के अंदर शेयर इशू कर देना। यहाँ पर 3 महीने का टाइम दिया हुआ है, तो ठीक है। वंस यू टेकन इन प्रिंसिपल अप्रूवल यू हैव टू फाइल अ प्लेसमेंट मेमोरेंडम विद सेबी विद इन 3 months, पर साथ साथ एटलीस्ट 5 days प्रायर टू ओपनिंग ऑफ इशू। फिर इट शैल फाइल द फाइनल प्लेसमेंट मेमोरेंडम विद सेबी
विद इन अ पीरियड ऑफ 10 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ लिस्टिंग ऑफ दिस यूनिट्स इशूड दे दें. नीचे दे दो रखो तो इसका मैं मतलब सिर्फ वो पढ़ के नहीं आता. जल्दी दे फास्ट हमने लेसन खत्म करना है. कितने पेज है? रेडी फाइनल मोमेंटल लिस्टिंग के बाद देंगे हम सभी को. हाँ जी कितने में जैसे ना लिस्टिंग और इशूइंग अलग अलग चीज़ होती है. यू गेट लिस्टेड एंड देन यू इशू शेयर्स. ये अलॉटमेंट बाद में होती है. यू गेट लिस्टेड, यू इशू, फिर यू गेट दो ढाई अलॉटेड. से बढ़िया है. राइट. तो इन्होंने पूरा पूरा हाँ. क्राइटेरिया वैसा है. हाँ, अगर तू हाँ. क्रोनोलॉजी वाइज जाएगी तो पहले तू शेयर्स इशू हाँ. करेगी. इशू करेगी हाँ. पहले, लिस्ट नहीं. पहले इशू करेगी फिर लिस्ट होएगी ठीक है. फिर ये allotment शीशा होएगा. ये शीशा अलग से होता है 1500 रुपये शीशा अलग से. कोई बात नहीं जाओ. ठंड. If inward raises funds by public issue, शीशा नहीं दे सकते 35 लास्ट है बस ये कि हाँ पब्लिक इशू हो रहा है तो पहला आप इनिशियल आईपीओ के थ्रू आप कर सकते हो, जिसके अंदर पहला अगर एफपीओ है बाय वे ऑफ फॉलो ऑन ऑफर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ये सब कर रहे हैं तो भी चलेगा. इट इज बी एज टू बी स्पेसिफाइड बाय सेबी. राइट. उसके बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन वही दिया हुआ है, कम से कम वो 10 से लेकर 15,000 तक का होना चाहिए. हाउएवर मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन फ्रॉम एनी इन्वेस्टर अदर देन स्पॉन्सर its related parties and its associates shall not be more than 25% of the total unit capital. वहाँ पर यही लाइन थी जो उल्टी से लिखी हुई थी, है ना. ये डन है. फिर प्रायर टू इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड फॉलो ऑन ऑफर द मर्चेंट बैंकर शेल फाइल द ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट. ये सब सेम सा है. ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट फाइल करोगे विद द डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज. फिर सेबी एंड सेबी नॉट लेस देन 30 days बिफोर फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट विद डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज, है ना. ड्राफ्ट फाइल करते हो सेबी को, फिर सेबी उस पर कमेंट्स देता है, फिर ऑफर डॉक्यूमेंट फाइनल फाइल होता है. वही सब दिया हुआ है. अभी ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल हुआ, फिर सेबी अपने कमेंट्स देगी 21 days के अंदर. कमेंट्स कम्युनिकेट होंगे लीड मर्चेंट बैंकर को. वो ध्यान रखेगा कि सारे मॉडिफिकेशंस कर दिए गए हैं. ये तो आप कहते हैं कि ज़्यादा बढ़िया ऑनलाइन नेशनल तो 10 से लेके 15,000 के बीच में इसका लॉट साइज तो सबका ही उसका भी तो यही है. पब्लिक है. ये पब्लिक क्या है ना. आप कह रहे थे कि इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी वो होती है. इसमें है. नहीं Private स्टार्टिंग placement. में हम बात कर रहे थे ना कुछ. हाँ कि इसमें बहुत ज़्यादा कॉर्पस लगाना पड़ता है इसमें. पब्लिक के लिए फिर मिनिमम ही होगा. ऑब्जर्वेशंस आए ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में, अगर नहीं आए 21 दिन में तो हम मान लेंगे कि आपको एक्सेप्टेबल है. राइट. आई वाले पॉइंट पे हूँ मैं. ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट शैल बी अकम्पेन्ड बाय ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट. ऑफर डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड विद डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज सेबी नॉट लेस देन 5 days बिफोर ओपनिंग. इनविट में ओपन द इनिशियल पब्लिक ऑफर और फॉलो अप ऑफर और राइट्स इश्यू विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय सेबी. ये पढ़ा था ना. सेबी को दिया ड्राफ्ट, सेबी ने कमेंट्स किए, उसके 1 साल के अंदर अंदर इशू कर देना. नहीं किया तो फिर से ड्राफ्ट सबमिट करना पड़ेगा. हाँ वही सेम है. ये प्रोसेस में जो हमने वो उसमें पढ़ा था ना. कहाँ पढ़ा था पता बहुत नहीं. पहले पढ़ा था. ट्रीट में नहीं पढ़ा था, दूसरे में पढ़ा था जिसमें बहुत सारे उसके वो थे Famous है. सोर्सेज ऑफ फंडिंग क्या था. इसी में ये था यार. मुझे याद है हमने सबसे पहले लेसन यही करा था. बहुत पहले एग्जीक्यूटिव में पढ़ ली. ये मैं कर ये रेजिंग ऑफ फंड फ्रॉम इक्विटी एंड ये पब्लिक फंडिंग वाला हम्म. एक लेसन. The InvIT may invite for subscription and allot units to any person whether is resident or foreign. However, foreign है तो guidelines RBI की follow करो. Abridged prospectus डाल देना. 30 days के लिए ऑफर ओपन रहेगा. ओवर सब्सक्रिप्शन हुई तो राउंड ऑफ करोगे. पी पॉइंट मार्क कर लो. मार्क क्यों करोगे. ठीक तो है. सॉरी मैंने पता नहीं गोला मारा हुआ है तब समझ नहीं आया होगा. शैल इशू यूनिट्स इन ओनली डीमैट फॉर्म. प्राइस बुक बिल्डिंग से होगी. वो भी तो था कि वाई भी वो वाला
कि इतना QIB को देना है, वो भी आ जाएगा आगे। कोई भी चीज़ नहीं रहेगी, रिफंड कर दोगे अगर इशू नहीं हुआ, अंडर सब्सक्रिप्शन है तो रिफंड कर दोगे, और ओवर सब्सक्रिप्शन है तो पता है वो दिया जाता है। हाँ, हमारा एक आपने बताया था कि 25% तक का उन पे रख सकते हैं वो, अगर एक्सेस में आता है फिर उसको वापसी करते हैं। और हर एक बंदे को एक मिलना ही चाहिए ये बात। नहीं वो तो हो गया। हाँ वही रीड में हमने पढ़ा था ना कि वैसे ओवर सब्सक्रिप्शन आपने जितना अलॉट करना है उतना ही करोगे, बाकी का रिटर्न कर दोगे। जो इधर ओवर सब्सक्रिप्शन होती है, रीट में भी थी, यहाँ पे भी थी, क्या थी कि ओवर सब्सक्राइब आ गया तो 100 आपने इशू किया था, 125 तक आप अलॉट कर सकते हो। याद आ रहा है? वही है। और हर एक बंदे को एक तो करना ही है। हाँ वो तो हमने मिनिमम एक तो करना ही है। पहले पढ़ा था। हाँ जो बी वाला पॉइंट पढ़ोगे ना उसके साथ नीचे नोट पढ़ना तो ही समझ में आएगा। कौन सा पॉइंट? नीचे 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 जा, नीचे जा। कहाँ पर नीचे? यहाँ? ये बी पॉइंट। ठीक है। आया समझ? बाकी नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स कम से कम 20 होंगे। ये पढ़ना है इसके साथ साथ। इसके साथ पढ़ना। ठीक है। अगला टी और फिर जेड भी डाल देते। अगर वो टाइम पे लौटने लगा तो 15% इंडस्ट्री का वापसी कर देना, और यूनिट्स ऑफ टू द सेम स्पेसिफाइड जनरल पर्पस, वो वाला कॉर्पोरेट वाला। जनरल पर्पस खर्चा इतना होना चाहिए 35, 25 और 10। इसमें कुछ हो रही है। यहाँ पे 10 है। तीन साल में कुछ कर ही नहीं पाए तो सर्टिफिकेट वापस दे देना। सेम। may extend the period by another 1 year, not undertake any activity related to private placed unlisted InvITs। ये पता चेंज हो गया, लेकिन अब प्राइवेटली प्लेस्ड अनलिस्टेड इन्विट्स होते हैं, अब होते हैं, तो काम क्या? पर तुम्हारी किताब में नहीं है तो फिर क्या करें? अमेंडमेंट आई हुई थी। काफ़ी टाइम की आई हुई है अमेंडमेंट, पता नहीं क्यों नहीं अब तक डाला। चलो ठीक है, एनीवे पर अब है। बट तुम्हें यही ध्यान रखना है कि एज पर योर बुक इन्विट्स विल ऑलवेज बी लिस्टेड, भले प्राइवेटली प्लेस्ड हो तब भी लिस्टेड होंगे। ठीक है, ये याद रखना। कंफ्यूज होता है कि प्राइवेट कंपनी होती है तो लिस्ट कैसे हो सकती है, ये वो नहीं। प्राइवेटली प्लेस्ड इन्विट्स आर ऑल्सो लिस्टेड। फिर नो इन्विट शैल रेज फंड्स थ्रू पब्लिक इशू इफ एनी सबऑर्डिनेट यूनिट्स हैव बीन इशूड एंड आर आउटस्टैंडिंग। सबऑर्डिनेट वाला पॉइंट है ना ये तो। सबऑर्डिनेट बाद में पढ़ना। आगे पूरा एक टॉपिक ही आएगा सबऑर्डिनेट वाला, है ना, वही आ रहा है जो। सबऑर्डिनेट क्या होता है कुछ समझाया नहीं है। और एम्प्लॉयमेंट वाला भी गाइडलाइंस पे आ जाओ सीधा। फॉर पब्लिक इशू ऑफ यूनिट्स ऑफ इन्विट, ये 3 पेज छोड़ देना। ठीक है, चलो पढ़ेंगे। गाइडलाइंस फॉर पब्लिक इशू ऑफ यूनिट्स। आगे आजा क्रिश, फिर ढूंढता रहेगा कागज। ये सच का कैसा है बाद में करना है। ये आपने बोला था कि सबऑर्डिनेट बताने रखा कहीं पर, तो एक काम करना तो इधर ही आ जाना।
चलो ये भी तुम्हें पता है फाइलिंग करते ही नहीं है बस। फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट आओ फटाफट। ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सेबी के साथ फाइल होगा, लीड मर्चेंट बैंकर सर्टिफिकेट सबमिट करेगा साथ में। कौन सा सबमिट करता है वो? सर्टिफिकेट ड्यू डिलिजेंस डीडी। ठीक है, उसके अलावा ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेबसाइट पर रहेगा 21 दिन, स्पेसिफाई चेंजेस आफ्टर फाइलिंग मर्चेंट बैंकर शैल इशू प्री इशू एडवर्टाइजमेंट ऑन दी वेबसाइट। था सब समझ में आ रहा है? एलोकेशन पब्लिक इशू, institutional investors shall not be allocated more than 75% in public offering of the InvIT units। मतलब पब्लिक होल्डिंग हमारी 25% रहनी चाहिए ना, ये कहते हैं कि 75% से ऊपर वो दे नहीं सकते। दे ही सकते किसको? Institutional इंस्टीट्यूशनल। investors। शाबाश। अदर का मिनिमम वही तो, मतलब रिटेल का मिनिमम 25, इंस्टीट्यूशनल का मैक्सिमम 75। 75। क्या कहते हैं इसको? 75 का 75। 75। एंकर बाद में करते हैं यार, थोड़ा सा वो मतलब करना तो है, कर लेंगे। कर चुके हैं मैम, यार मैंने कर दी। कर ही लो फिर। सो स्टेबलाइज दी ऑफर। एंकर इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं? जो इन्वेस्टर्स स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। वो एंजल थे। बड़े ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बड़ी इन्वेस्टमेंट करें, मतलब एंकर इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो टाइप के QIBs होते हैं मैम, हम्म, बस इतना ही। एक टाइप के QIBs हैं जो आपकी एप्लीकेशन करेंगे नॉट लेस देन 10 करोड़ रुपीस ऑफ पब्लिकेशन। हाँ। मेन बोर्ड पे जो ये एंकर इन्वेस्टर्स है ना, मोस्टली अपने यूज ही इसलिए होते हैं जब हम मार्केट को स्टेबलाइज करना चाहते हैं। ठीक है, मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स या ऊपर नीचे डिसरप्शंस हो रहे हैं, तो एंकर इन्वेस्टर्स आर द वन हु स्टेबलाइज दी ऑफर। राइट, यहाँ पर पढ़ लो, देखो जो मीनिंग में एंकर इन्वेस्टर मीन्स QIB हु मेक्स एन एप्लीकेशन फॉर अ वैल्यू ऑफ एटलीस्ट 10 करोड़ इन अ पब्लिक इशू ऑफ सेबी मेन बोर्ड थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, बाकी और मेक्स एन एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू ऑफ 2 करोड़ फॉर एन इशू मेड इन अकॉर्डेंस विद चैप्टर दिस। तो ये दूसरा है, पता नहीं कौन सा, पर दिया नहीं हुआ। मेन तुम्हारा 10 करोड़ याद रखो, बाकी सब जगह पे 10 करोड़ की बात की हुई है। फिर स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर में पार्टिसिपेट इन एन ऑफर एज एन एंकर इन्वेस्टर। An investment manager on behalf of InvIT may allocate up to 60% of the portion available for allocation of institutional to anchor investors। समझ में आया? 75 का 60% उनको दे एंकर को दे सकते हैं। आया? Allocation to anchor investors shall be on discretionary basis। आपकी मर्जी है आपको देना है नहीं देना है। Subject to minimum of 2 investors for allocation। मतलब कितने नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, वो था ना, ये भी पढ़ा हमने। अगर 250 का आपने देना है करोड़ का, तो मिनिमम 2 होने चाहिए, ऊपर है 250 से तो मिनिमम 5 होने चाहिए। फिर बिडिंग ऑफ एंकर बिफोर द इशू ओपन डेट एंड एलोकेशन मस्ट बी कंप्लीटेड ऑन द सेम डे। ये भी याद आ रहा है? उनको पहले एक दिन पहले देना शुरू कर देते हैं। हम ये क्यों कर रहे हैं कि हम मार्केट में भाई डिमांड बनाना चाहते हैं पहले से, हम चाहते हैं कि मार्केट में ले लिए जाए शेयर्स। फिर ये नंबर ऑफ यूनिट्स एलोकेटेड एंड एलोकेशन प्राइस मस्ट बी डिस्क्लोज्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, कितने पे उनको दिया प्राइस। फिर अगर प्राइस ज़्यादा बुक बिल्डिंग में आ गया और इन्होंने कम पैसे दिए हैं तो इनसे 2 दिन में मंगवा लेंगे। ये दो- नीट से सेम ही है। हाँ, ये हाँ। वाला काम same क्या है। चाहिए? 2 दिन में पैसा मंगवा लेंगे। लॉक इन पीरियड 30 दिन का है। However, lock-in should be 1 year for strategic investors investing as anchor investors। strategic investors की कोई डेफिनेशन है? हाँ, है। हम लोग से पेयर चाहिए वो मेरे से चाहिए। शेड्यूल कमर्शियल बैंक मल्टीलेटरल बाइलेटरल अग्रीमेंट सिस्टमैटिकली। तो अगर एक ऐसा स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर है तो वो 1 साल का लॉक इन रखेगा। डन। फिक्स रेट तो 50। 30 दिन का किसके लिए? सब बाकियों के लिए, इनके अलावा। अच्छा, एंकर इन्वेस्टर का टाइप है स्ट्रैटेजिक Fixed इन्वेस्टर। हाँ। ठीक है। फिर neither the merchant banker nor any person related to any merchant banker and concerned public can apply for anchor investor category except mutual fund, insurance companies and pension funds। सही। सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है 0.5% का, ये भी याद आ रहा है? हाँ जी। पढ़ा है ना ये सब हमने। चलो ठीक है। ओपनिंग ऑफ एन इशू एंड सब्सक्रिप्शन पीरियड।
Issue shall open after at least 5 working days from date of filing of the final offer document. Lead merchant banker shall submit a due diligence certificate. Issue open रहेगा 3 से लेकर 30 days तक. Issue revise किया तो एक additional day के लिए और open कर देना, right? फिर investment manager on behalf of InvIT may issue advertisement for opening and issue closing. पढ़ लिया? देख लो एक बार साथ साथ तुम लोग. क्रिश पढ़ लिया? जी वाला पूरा हाँ. फिर बिडिंग प्राइस एंड प्राइस बैंड. फ्लोर प्राइस तुम्हारा अनाउंस होगा एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज बिफोर द ओपनिंग. जो भी फ्लोर प्राइस या प्राइस बैंड जो भी अगर आपको अनाउंस करना है तब 2 दिन पहले अनाउंस कर दोगे. एंड इन ऑल न्यूज़पेपर सब कुछ. डिफरेंशियल प्राइसिंग नहीं होगी और फाइनल प्राइसिंग लास्ट में डिटरमाइन की जाती है सारा बुक बिल्डिंग खत्म होने के बाद, राइट? बाय बिडिंग प्रोसेस वही है, आसबा वाली फैसिलिटी के थ्रू होएगा. इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग होएगी बाय रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. An investor intending to subscribe to a public issue shall submit a completed bid cum application form to self-certified syndicate banks with whom bank account is to be blocked and is maintained. ये याद है ना? यस बाबा Right? फिर lead merchant banker shall ensure that adequate infrastructure is available. Bidding terminal online होगा. The bidding terminal shall contain an online graphical display of demand and bid prices updated at the periodic intervals not exceeding 30 minutes. बिडिंग हो रही है कि भाई यार वो नहीं जैसे मैं बोल, मगर मैंने मान लिया शेयर्स मैंने ये वाले खरीदने हैं और बिड चल रही है कि इस वक्त आपको मिल रहा है 1 यूनिट मिल रहा है 200 रुपये का एक्सेट्रा, राइट? तो बिडिंग उन्होंने बोली हुई थी कि आप 200 से लेकर 220 तक के बीच में बिड कर सकते हो. तो मैंने बोला मैं 210 का खरीदूंगी. कृष्ण ने बोला 220 का खरीदेंगी. तूने बोला नहीं 201. ऐसे करते करते सबने बिड्स डाला. तो ना जो एवरेज चलता रहेगा ना कि इस वक्त क्या बिड चल रहा है मार्केट में, वो 30 मिनट्स में अपडेट होता रहना चाहिए. ग्राफिकल वही दिया हुआ है. बिडिंग टर्मिनल जो होगा जिस पर हम जहाँ पे आप बिडिंग कर रहे हो वहाँ पे एक ऑनलाइन ग्राफिकल डिस्प्ले हो कि बिड नीचे जा रही है, बिड ऊपर जा रही है, ऑफ डिमांड एंड बिड प्राइजेस अपडेटेड एट 30 मिनट्स. आया समझ? अगला, इन्वेस्टमेंट मैनेजर ऑन बिहाफ ऑफ द इन्विट में डिसाइड टू क्लोज द बिडिंग बाय QIB 1 day prior to the closure subject to condition that bidding shall be kept open for a minimum of 3 days. है ना? उनकी 1 दिन पहले बंद कर सकते हैं पर कम से कम उनको 3 दिन तो मिला होना चाहिए. क्या हुआ बता? The bidding for the anchor investor issue. अच्छा QIB के रहेगा इसमें. ठीक है. डन. No investor shall withdraw or lower size bids at any stage. Or the identity of institutional investors other than strategic investors making the bidding shall not be made public. ठीक है. ये भी था हमने कि इन्फ्लुएंस हो जाती है मार्केट बहुत ज़्यादा. फिर बेसिस, अरे यार तो रिकॉर्ड मैं कुछ भी कर रही थी फिर मुझे याद है तो रिकॉर्ड हो गया. बेसिस ऑफ अलॉट ऐसे रखा हुआ था मैंने किसी कब से मैं ऐसे पढ़ा रही थी. जीएसटी का टाइम था. और भी होते हैं लोग देख लेते हैं. अच्छा यूट्यूब पे पोस्ट कर दिया ना. Basis of allotment. Basis of allotment on receipt of the sum payable on application, the investment manager on behalf of InvIT shall allot units in to the applicants. Units into the applicants. Into ऐसे कैसे करें? ऐसे थोड़ी करेंगे. सही बात बता रहे थे क्या लिखना बात रे. On receipt of some paper, the investment manager on behalf of आप ही की सबसे गंदी सोच है. मेरे पे आई. The investment manager on behalf of the InvIT सुझवा थोड़ी रही हूँ. हम आपकी शर्म से चुप रहे. तुम तो बोले आप बच्चे. ऐसे करोगे तो हम शर्म कैसे करेंगे आपकी. तो
शर्म नहीं होता है वो, हाँ जी हाँ जी। वो होती है रिस्पेक्ट, आउट ऑफ रिस्पेक्ट। हाँ हाँ। कल हम क्या ही पढ़ रहे थे, बार बार वही हो रहा है, ये लेगा पर वो देगा नहीं, लेगा तो वो दे फोटो नहीं। भेज अरे दे। ये एक इसने एक बार ले लिया तो किसी को दे नहीं सकता। अरे यही सब तो पढ़ रहे थे। हाँ लेना देना चल रहा था हाँ। मैं प्राइवेट कर दूंगी, अब तो बिगड़ ही गई है वैसे भी। अरे इसको आप प्राइवेट कर देना। इसको मैं प्राइवेट ही रखूंगी, खाली इसको दे दूंगी। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, but on receipt of the sum payable on application, the investment manager on behalf of InvIT shall allot the units to the applicants. ठीक है, वही अलॉटमेंट जो भी करना है वो इन्वेस्टमेंट मैनेजर कर देता है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट मैनेजर, क्या क्या बात हो रही है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर? इन्विट जो भी शेयर्स इशू करते, इन्विट्स इशू करते हैं यूनिट्स, इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो होता है वो आगे यूनिट होल्डर्स को यूनिट्स दे देगा। फिर अलॉटमेंट ऑफ यूनिट्स अदर देन एंकर इन्वेस्टमेंट शैल बी ऑन प्रोपोर्शनल बेसिस विद स्पेसिफाइड इन्वेस्टर कैटेगरी सब्जेक्ट टू मिनिमम अलॉटमेंट एज पर इन्विट रेगुलेशंस। कुछ नहीं, अलॉटमेंट होएगा एज पर इन्विट रेगुलेशंस, बस डिपेंडिंग अपॉन प्रोपोर्शनेट बेसिस। प्रोपोर्शनेट इन द सेंस ओवर सब्सक्रिप्शन है तो क्या 25%, 75% सबका ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, डन है यहाँ तक। उसके बाद इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन इन एनी इन्वेस्टर कैटेगरी आप वो कर सकते थे ना, हाँ जी। द अनसब्सक्राइब्ड पोर्शन में बी अलॉटेड टू एप्लीकेंट्स इन अदर कैटेगरीज। बाकी पब्लिक कम्युनिकेशन करोगे आप, न्यूज़पेपर्स ये वो जो भी है, shall not contain any matter extraneous to the offer document and shall be truth and fair of course. Other conditions में बोला हुआ है, no InvIT can make a public issue of units if it or any of its sponsor, investment manager or trustees is debarred from accessing the capital market by SEBI or its list of course willful defaulters है तो नहीं आ सकते हो। और अगर आपने कोई वो है क्या नाम है, इन्वेस्टर ग्रीवियंसेस है तो यू हैव टू अपॉइंट अ कंप्लायंस ऑफिसर टू फॉर द रिड्रेसल। डन है यहाँ तक। फिर गाइडलाइंस फॉर प्रेफरेंशियल इशू बाय, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट मार्क करना है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम रीड्स। ठीक है, प्रेफरेंशियल इशू इज डिफरेंट, ध्यान दो। प्रेफरेंशियल इशू क्या होता है, जब हम कुछ लोगों को प्राइवेटली प्लेस करते हैं ना, तो लास्ट लाइन मार्क कर लो, लिस्टेड यूनिट मे मेक प्रेफरेंशियल इशू ऑफ यूनिट्स टू एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर as defined in the InvIT regulations, its following conditions. कंडीशन पहला, इन्विट यूनिट होल्डर्स ने रेजोल्यूशन पास कर दिया हुआ है कि आप प्रेफरेंशियल इशू कर लो। फिर कंप्लायंस, इन्विट इज इन कंप्लायंस विद द कंटिन्यूअस लिस्टिंग एंड डिस्क्लोजर ICDR रेगुलेशन से आप कंप्लाइड हो। इन्विट इज इन कंप्लायंस विद मिनिमम पब्लिक यूनिट होल्डिंग 25% वाला, और नो प्रेफरेंशियल इशू ऑफ यूनिट्स बाय द इन्विट has been made until the expiry of 2 weeks from the date of the previous issue pursuant to one or more resolutions. पॉइंट समझ में आया? आपने अगर पीछे पब्लिक इशू किया ही है तो तभी दे देते, फिर अब प्रेफरेंशियल क्यों कर रहे हो, राइट? सो देयर शुड बी अ गैप बिटवीन प्रेफरेंशियल एंड एनी अदर काइंड ऑफ इशू। 2 वीक्स का, हाँ यहाँ पे 2 वीक्स दिया हुआ है। ठीक है, कुछ खास गैप है नहीं, पहले 6 होता था। 2 वीक में 12 दिन सारा क्या? 12 दिन रुक जाएगा। 12 दिन तो 2 में क्या करने के लग जाएगा। हाँ ना, पता नहीं क्यों पहले 6 महीने या कुछ था, पता नहीं 2 वीक्स कहाँ 6 वीक्स में भी क्या ही होएगा मैम? नहीं 6 मंथ्स था शायद से, पता नहीं चल। फिर प्रेफरेंशियल इशू पर्सन टू यूनिट होल्डर्स शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन। भाई रेजोल्यूशन पास किया उसके 12 महीने में अलॉटमेंट हो जानी चाहिए। अलॉटमेंट टू शैल बी कंप्लीट विद इन 12 डेज। ये समझ में आया? आपने लोगों को दिया, उन्होंने खरीदा, सब कुछ 12 दिन में खत्म। ऑफ कोर्स इन डीमैट फॉर्म में होंगे। यूनिट्स टू बी इशूड इन प्रेफरेंशियल इशू शैल बी ऑफ सेम क्लास और काइंड ऑफ यूनिट्स इशूड इन द इनिशियल ऑफर। IPO वाले और प्रेफरेंशियल इशू वाले सेम क्लास ऑफ यूनिट्स होंगे, अलग नहीं होना चाहिए। Further, such units have been listed on recognized stock exchange having nationwide trading terminals for a period of at least 6 months prior to the date of issuance of notice to unit holders for convening the meeting to approve the preferential issue। मतलब समझ में आया कि अगर आपको कोई प्रेफरेंशियल इशू करना है तो वो वाले यूनिट्स ऑलरेडी 6 महीना पहले लिस्टेड होने चाहिए मार्केट में, बिफोर इवन फाइलिंग अ रेजोल्यूशन टू इन दैट मैटर। ठीक है, प्रायर लिस्टिंग ऑफ 6 मंथ्स। उसके बाद लॉट आपका वही है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड ट्रेडिंग लॉट शैल बी सेम, यानी कि वही 10,000 से 15,000 वाला, और कम से कम
मैक्सिमम 1000 मिनिमम मिनिमम 2. सही. नेक्स्ट व्हाट यू हैव प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट. ये कितना है मिनिमम डॉक्यूमेंट साइज वही हाँ मिनिमम मिनिमम नहीं सॉरी वो एक नोट का क्या साइज था वही 10,000 से 15,000. तूने तो पढ़ाया था ये तो मेरे को. ठीक है. प्लेसमेंट तो वही ऑफर डॉक्यूमेंट हो गया. तो इनविट में अपॉइंट वन और मोर सेमी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट्स टू कैरी आउट द ऑब्लिगेशन. फिर प्रेफरेंशियल इशू कैन बी डन ऑन द प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट विच शैल कंटेन डिस्क्लोजर्स. Placement shall be serially numbered and copies shall be circulated to only to selected investors. Of course preferential कर रहे हो ना तो प्रॉपर किसको देनी है कब देनी है प्रॉपर नंबर्ड होके वही लोगों को देना. InvIT shall while seeking in principle approval from the stock exchange furnish a copy of the placement document, a certificate issued by its merchant banker वही DD वाला और statutory auditor confirming compliance certificate by the statutory auditor with the provisions of these guidelines along with any other document required by stock exchange. ठीक है. प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट देना है और ड्यू डिलिजेंस देना है. प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट बाय मर्चेंट बैंकर स्टैट्यूटरी ऑडिटर का कंप्लायंस सर्टिफिकेट ये 3 डॉक्यूमेंट्स देने हैं while seeking in principle approval. डन. ये गाना बड़ा मजा लगता है मुझे बहुत. कौन सा सही. नेक्स्ट व्हाट यू हैव shall also be placed on the website. ठीक है. प्राइसिंग ये हरियाणवी गाना नहीं जो आप गा रहे हो हरियाणवी है शायद मुझे नहीं पता. रीलों में देखा है मैंने तो बहुत वही 2 लाइन 3 लाइन जो. ये बहुत पुराना गाना था आपको आज का नहीं है. The preferential issue shall be made at a price not less than average of the weekly high and low of the closing prices of the units quoted on the stock exchange during the 2 weeks preceding the relevant date. कुछ समझ आया? क्या समझ आया? मिनिमम एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लो. नॉट लेस देन कि इससे नीचे नहीं जो उनका वीकली हाई और लो का क्लोजिंग प्राइस रहेगा ना वीकली का हाई और लो उसका जो एवरेज निकालेंगे पास्ट 2 वीक का. ठीक है. पिछले 2 टाइम आ रहा है. shall not allot partly paid units. Price determined for preferential issue shall be subject to appropriate adjustments if InvIT makes a rights issue of units or if is involved in such other similar events or circumstances which in the opinion of the concerned stock exchange require adjustment. डन है. याद है ना वो एडजस्टमेंट कर दो राइट्स इशू प्राइस एडजस्टमेंट हमने कहीं भी टॉपिक पढ़ा था ऐसा वाला. फिर लॉक इन रिक्वायरमेंट क्या है सेम है क्या? इसको तुम्हें रीड करना पड़ेगा. %15 of the units allotted to sponsor shall be locked in for a period of 3 years from the date of the trading approval granted to the units, subject to condition that the project manager of the InvIT is a sponsor or associate shall continue to act in such capacity for a period of minimum 3 years. However, 25% of the units allotted shall be locked in for a period of 3 years from the date of trading approval granted for the units if the condition specified above read the project manager is not satisfied. कुछ समझ आया? ये प्रेफरेंशियल के बीच प्रेफरेंशियल खत्म हो गया. ये नॉर्मल का टॉपिक शुरू हो गया कि प्रेफरेंशियल का लॉकिंग पीरियड प्रेफरेंशियल का ही बता रहे. ये प्रेफरेंशियल का ही बता रहे. यूनिट्स जो अलॉट किए हुए हैं टू स्पॉन्सर एंड स्पॉन्सर ग्रुप. अरे आप प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करो ना तो प्रेफरेंस आपका स्पॉन्सर ग्रुप वाले भी हो सकते हैं. तो हमने बोला कि स्पॉन्सर ग्रुप को अगर यूनिट्स अलॉट कर रहे हो तो 15% ऑफ यूनिट्स जो आपने दिए हैं वो तो लॉक इन रहेंगे 3 साल के लिए. हाउ एवर इसी पैराग्राफ की 3rd लास्ट लाइन, हाउ एवर 25% ऑफ द यूनिट्स अलॉटेड टू स्पॉन्सर ग्रुप शैल बी लॉक्ड इन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years from date of trading approval granted for the units
इफ़ द कंडीशन स्पेसिफाइड अबव लेड टू प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ इनविट इज नॉट सेटिस्फाइड, मतलब क्या हुआ कि उनको बोला कि 3 साल के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रेडिंग अप्रूवल सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या थी कि वो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है ऑफ द इनविट इज द स्पॉन्सर और एन एसोसिएट ऑफ द स्पॉन्सर एंड शैल कंटिन्यू टू एक्ट इन द कैपेसिटी फॉर अ पीरियड ऑफ मिनिमम 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रेडिंग अप्रूवल। मतलब आपके ऊपर लॉक इन जो है वो 3 साल का रहेगा अगर आप यू कंटिन्यू टू एक्ट एज सच। आप एक स्पॉन्सर थे, आपने उस कैपेसिटी में शेयर्स खरीदे, आप शेयर मतलब यूनिट्स खरीदे, तो यू हैव अ लॉक इन ऑफ 15% ऑफ द शेयर्स अलॉटेड टू यू, ठीक है, कि फॉर 3 years इफ़ यू कंटिन्यू टू एक्ट एज अ स्पॉन्सर। अगर मान लो तुमने शेयर्स यूनिट्स खरीद लिए और तुम कॉम छोड़ के चले गए, तो हमें अब डर लग रहा है कि कोई घपला करके गए हो क्या, तो हमने क्या किया फिर हमने 25% का बदला। हाउएवर 25% ऑफ द यूनिट्स अलॉटेड आपका लॉक इन हो जाएगा फॉर 3 years इफ़ यू आर नॉट वर्किंग एनी मोर इन द कंपनी। आया, इफ़ यू आर वर्किंग 15% लॉकड इन है फॉर 3 years, इफ़ यू आर नॉट वर्किंग 25% लॉकड इन है फॉर 3 years। वर्किंग क्या कंपनी के अंदर सेम कैपेसिटी में काम कर रहे हो, सेम कैपेसिटी का स्पॉन्सर ही है। हाँ जो काम कर रहे थे भाई। The remaining units allotted shall be locked in for a period of 1 year from the date of trading approval granted. However, the sponsor shall comply with minimum unit holder requirement regulation. Blah blah blah. फिर यूनिट्स कितने allotted टाइम के लिए वर्क करना पड़ता है? वही 3 साल सब 3 ही है। डन है। फिर तुम्हारा यूनिट होल्डर्स टू अलॉट पर्सन स्पॉन्सर शैल बी लॉक्ड इन फॉर 1 year। द एंटायर प्री प्रेफरेंशियल इशू यूनिट होल्डिंग ऑफ द अलॉटीज इफ एनी शैल बी लॉक्ड इन फ्रॉम द रेलेवेंट डेट अप टू द पीरियड ऑफ 6 months टू डेट ऑफ ट्रेडिंग अप्रूवल। ये समझ आया, ये भी पढ़ा है तुमने। कोई शेयर्स प्रेफरेंशियल इशू से पहले होल्ड करके रखे होंगे तो वो 6 महीने के लिए लॉकड इन रहेंगे। द लॉक इन रिक्वायरमेंट मेंशन्ड एट पॉइंट बी एंड सी अबव शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस वो है ईसॉप वाला है। द यूनिट होल्डर्स अंडर प्रेफरेंशियल इशू टू अ स्पॉन्सर और स्पॉन्सर ग्रुप एंटिटीज विच आर सब्जेक्ट टू लॉक इन मे बी ट्रांसफर्ड अमॉन्ग सच। आपस में ट्रांसफर कर सकते हो रिमेनिंग पीरियड, लेकिन उनको लॉक इन वाला कंप्लाई करना पड़ेगा। ये भी पता है ना हमको, इंटर वाला। Between sponsors. ऐसा लग रहा है रुक गई है घड़ी थोड़ी, आधे घंटे पहले भी 1 ही बजा, 5 मिनट हो गए। डन। Restriction on allotment. No allotment shall be made either directly or indirectly to any party to the InvIT or their related parties except to the sponsor only to the extent that is required to ensure compliance. आया पार्टीज को नहीं देना। उसके बाद ट्रांसफरेबल, अगर आपका द यूनिट्स जो है अलॉटेड हैं shall not be sold by the allotee for a period of 1 year from the date of allotment except on recognized stock exchange। मतलब ऑफ मार्केट लॉक इन है सिर्फ। हाँ गन्ने का जूस ही है ये पक्का। और कौन है? मुझे क्या पता। हाँ अभी लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ यूनिट्स पे थे ना। मैंडेटरी लिस्टिंग, मैंडेटरी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज है, नॉट एप्लीकेबल इफ द आईपीओ डज नॉट सैटिस्फाई मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट ऑफ और द मिनिमम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स एज प्रिस्क्राइब्ड। मतलब क्या हुआ, हाँ बस लिस्टिंग परमिशन, अच्छा हाँ सॉरी, मतलब नॉट एप्लीकेबल मतलब कि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं हुआ तो रिफंड ही करना पड़ेगा, तो लिस्ट नहीं होगा वीडियो के लिए। इसके बाद लिस्टिंग परमिशन, द लिस्टिंग ऑफ द यूनिट्स शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द लिस्टिंग एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बिटवीन इनविट एंड डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज। ऑफ कोर्स अगर नॉन रिसिप्ट ऑफ लिस्टिंग परमिशन हो गया फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज तो विड्रॉल हो जाएगा। shall not be eligible for listing and InvIT shall be eligible to refund the subscription monies within time। नहीं दिया तो 15% का इंटरेस्ट लगेगा।
Units of the InvIT listed in the designated stock exchange shall be traded, cleared and settled in accordance with the bylaws of the designated stock exchange. Any person holding the InvIT prior to initial offer shall hold the units for not less than 1 year, or units shall remain listed unless delisted. Holding and redemption. Any person other than sponsor holding units of InvIT prior to initial offer shall hold the units for a period of not less than 1 year from date of listing of the units. ट्रेडिंग वाले का सेकंड पॉइंट ही पढ़ रहा है ना? नहीं, होल्डिंग का फर्स्ट और ट्रेडिंग का सेकंड सेम है। अच्छा ठीक है, मतलब उसके बाद ये ऑफर से पहले वाली यूनिट्स है ना 1 साल तक होल्ड करके रखेगा। Other than sponsor. InvIT shall redeem only by way of buyback at the time of delisting. पानी है लाइए। बाकी the InvIT shall redeem units by way of buyback. It is mandatory for units of all InvITs to be listed on the recognized stock exchange nationwide trading terminals, whether publicly or privately listed. ठीक है। तो सेम है। जल्दी हम मैसेज करो करा दो। यहाँ से डिफरेंट है ना, तो मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट। क्यों बाथरूम से भर के ला रही पानी को? ओए मैं वो पानी बाथरूम से भर के लाती पानी।